ओके, सो फाइनली आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं। इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा था? फाइनली, है ना? आफ्टर अ लॉन्ग वेट, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि सीएस फाउंडेशन के थ्रू जो बच्चे आए हैं वो इस लॉन्ग वेट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया। ऐसा नहीं था कि वो पास हो नहीं पा रहे थे, बस ये था कि वो एग्जाम नहीं दे पा रहे थे। यस, और अब आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव की इनफैक्ट सही मायने में सीएस की जर्नी अब स्टार्ट हुई है। आप लोग ने हमेशा ही सुना होगा या आपने अपने सीनियर्स से भी सुना होगा कि सीएस फाउंडेशन या सीएसई सिर्फ एक एंट्री लेवल एग्जाम है, और उसका जो पेपर था या उसके जो सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ के भी आपको समझ में आया होगा कि हाँ वो एक एंट्री लेवल ही एग्जाम है, राइट? लेकिन अब आपका कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है। जो टफ सुना होगा आपने अपने सीनियर से, आई थिंक वो भी सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा फाउंडेशन और सीएस 8 तो निकल ही जाता है, मेन तो पेपर आपका अब है। यस, और आपके साथ जो सबसे बड़ा ट्विस्ट हुआ वो भी ये हुआ कि इस मेन एग्जाम के लिए आपका टाइम लिमिट सबसे कम है, एंड दैट इज द रियल चैलेंज फॉर यू ऑल। यानी आपका देखा जाए तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का अगस्त में सीएस सीट क्लियर हुआ, बहुत सारे बच्चों का नवंबर क्लियर हुआ, उन्होंने तब से अपना एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया। फाइनली अब ये देखा जाए तो बोर्डिंग कंप्लीटेड बोला जा सकता है, बिकॉज अब जून के लिए और कोई बच्चा नहीं आएगा। लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको सबसे कम टाइम मिला है सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने के लिए। और आपको पता होगा, या मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं हुई जून का पेपर देने की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई जिन्होंने कहा कि हम जून तो नहीं दे पाएंगे, हम दिसंबर देंगे। बट आप खुद सोच के देखिए, जब ऑलरेडी आपका इतना टाइम वेस्ट हो चुका है तो क्या ये जरूरी है कि आप और एक साल लगाएं एग्जीक्यूटिव के लिए? नो, यू हैव टाइम। सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में रखो, अगर पॉसिबल ना होता तो इंस्टीट्यूट कभी ऐसा करता ही नहीं। इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम क्लियर हुआ है वो भी जून का पेपर दे सकते हैं। दे सकते हैं का मतलब पॉसिबल है, और आपको ये प्रूव करना है कि आप इसको पॉसिबल करके दिखाएंगे। ये 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, ये अब आपकी पूरी लाइफ अभी तक जितना भी आपने किया है, ये वो बेस्ट 3-3.5 महीने होने वाले हैं। और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि चाहे कुछ बच्चे, आपको पता होगा पुराने जो बच्चे हैं वो 1-1, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लिए, उसके बाद भी एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा कि 3 महीने हो, 3.5 महीने हो, कुछ भी हो, हम अपने टारगेट को अचीव करके रहेंगे। प्रूव करेंगे सब लोग? यस और नो? चैलेंज एक्सेप्टेड? यस, और ये पॉसिबल भी है। आपको याद होगा जब आप स्कूल में थे तो बोर्ड एग्जाम के या मेन एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ाई होती थी, है ना, वही मेन होती थी। पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, लेकिन जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले का आपका जो जोश होता था, बस उसी से ही 70-80 नंबर आ जाते थे। और वही जोश वो एक दिन अब ये 3-3.5 महीनों को रिप्लेस करेगा। आज से आपका बैच स्टार्ट हुआ है और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि देखिए, जितनी इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स लेना, जितना इंपॉर्टेंट है क्लास अटेंड करना, उतना ही इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी भी है। क्योंकि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, अब आप एक लेवल मेच्योर हो गए हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि आपको, आपके सामने एक एग्जाम है और आपको क्लियर करना है, और उसके बीच में एक और हर्डल है आपके सामने। बताओ क्या? बीकॉम एग्जाम, एब्सोल्युटली। तो आपके लिए ये चैलेंज वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। जैसे अभी हिस्टोरिक विन हुई ना, है ना, जानते होंगे, कुछ आप ही के फील्ड के हैं, अब आप तो जानते ही होंगे। तो जैसे ही अभी क्रिकेट टीम में हिस्टोरिक विन हुई, बिल्कुल ऐसे ही आपकी हिस्टोरिक विन होगी। एंड बिलीव मी, आप लोग अगर जून एग्जाम में पास हो जाओगे ना तो यू विल बी मच मोर डिजर्विंग देन एनी अदर स्टूडेंट। क्योंकि आज तक सीएस की हिस्ट्री में किसी बच्चे ने 3-3.5 महीने के ड्यूरेशन में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम नहीं दिया। ये पहली बार सीएस कोर्स की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है, और आप वो वॉरियर्स हैं जो इन 3-3.5 महीने में इस एग्जाम को क्लियर करके दिखाएंगे। तो जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी मेहनत आपको भी करनी है, ये प्रॉमिस चाहिए हमें आपसे। और चाहे और बच्चों का रिजल्ट कुछ भी हो, हमें चाहिए ये बच्चे जो आज जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, इनका रिजल्ट पक्का पॉजिटिव होना है। क्योंकि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जिस कोर्स के लिए आप 9-9, 10-10 महीने पढ़ते रहते हो, हमने वो 3-3.5 महीने में क्लियर करके दिखा दिया। सिर्फ पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं सोचना है,
प्लानिंग पूरी हम करेंगे, स्ट्रेटजी पूरी हम बताएंगे आपको, इसीलिए ये इंट्रोडक्टरी सेशन रखा है, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, हम लोग मिलके मेहनत करेंगे, 90% मेहनत चलो हम कर लेंगे, 10% आप कर लेना। अब आप सोच रहे हो नहीं मैम 10% भी आप ही कर लीजिए, पेपर भी आप ही दे आइए, फिर पास होने के 100% चांस है ना। सो ऑब्वियसली नॉट, 90% मेहनत हम करेंगे, 10% मेहनत आपको करनी है, और हम लोग मिलके एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। यस और नो? वेरी गुड। तो आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच स्टार्ट के पहले और आपको पता है कि हम लोग को बहुत क्विकली चीजों को करना होगा, ठीक है, लेकिन क्विकली चीजों को करने में कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगी। सबसे पहले सिलेबस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 3.5 महीने में करना है तो हमने 24 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर कटवा दिए, हमने ये कह दिया अच्छा 3-3.5 महीने में करना है, बाकी बच्चे 20 चैप्टर कर रहे हैं, तुम लोग 15 चैप्टर पढ़ के चले जाना। देखो ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ ऐसा नहीं होता। स्कूल में और बीकॉम में ऐसा होता है कि बीकॉम के टीचर्स बता देते हैं काम करो ये 3 चैप्टर पढ़ के चले जाना, इसी से पेपर आ जाएगा, है ना, जैसे भविष्यवाणी नहीं होती है वैसे। लेकिन सीएस के कोर्स में कोई भविष्यवाणी नहीं चलती, जो है किताब में वो आएगा। और एक नियम अपने दिमाग में सेटल करके रखो, जो छोड़ के जाओगे वही पेपर में आएगा, ये नियम है, ठीक है। तो हम लोग कोई चैप्टर स्किप नहीं करेंगे, 100% सिलेबस करेंगे। जितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है उतना ही बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी है, क्योंकि हम लोगों को पहले सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 1 को पढ़ाने के लिए 9-10 महीने मिलते थे। अब हमें ये चैलेंज मिला है कि भैया 3-3.5 महीने में इसको कंप्लीट करके दिखाओ विदाउट सैक्रिफाइसिंग द कोर्स। सेकेंडली, एक बहुत आसान तरीका होता है, आपने आजकल देखा भी होगा, कल्चर बड़ा चला हुआ है नोट्स का। इंस्टीट्यूट की 1000 पन्ने की किताब को ठीक है 200 पन्ने के नोट्स में कन्वर्ट कर दिया और बच्चों को दे दिया, बेटा ये पढ़ लो काम हो जाएगा। काम हो ही जाता है, समझ गए कैसा काम, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, अगर इंस्टीट्यूट ने आपको कहा है कि आपको 1000 पन्ने पढ़ने हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं सिर्फ पास होने के लिए? नॉलेज। जब आप सीएस बन जाओगे तो क्या नंबर बताओगे क्लाइंट को? आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। आप एक कंपनी में जाएंगे जॉब करने के लिए, वहां पर क्या रटा हुआ आंसर सुनाएंगे? वहां पर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है कि भैया कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, बताइए क्या क्या प्रोसीजर होगा। आप कहेंगे नहीं ये वाला क्वेश्चन तो हम छोड़ के गए थे एग्जाम में, प्लीज डू समथिंग एल्स, कुछ और करिए, उसका बता देंगे हम प्रोसीजर। क्लाइंट आपसे कहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना दीजिए हमारे लिए। आपने कहा नहीं बनाना तो नहीं आता, आप कहो तो कॉलमनर डिफरेंस सुना दे हम, 5 पॉइंट याद किए थे, 5 आते हैं हमको 5 नंबर के लिए। नो, नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 3-3.5 महीने में एग्जीक्यूटिव करने का मतलब ये नहीं है कि चीजों को रटा और जाके एग्जाम में निकाल दिया। नो, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के लिए आप सीएस कर रहे हो, राइट। तो हम नॉलेज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, 100% सिलेबस मॉड्यूल से पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली, जितने थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, आई विल बी टेकिंग ऑल द थ्योरी सब्जेक्ट्स, सारे लॉ के सब्जेक्ट्स आई विल बी टेकिंग। टैक्स का पेपर सर लेते हैं, ठीक है, टैक्स में सर आपको अपने नोट्स देंगे, क्योंकि टैक्स का मॉड्यूल बहुत वाइड है, ठीक है, और प्रैक्टिकल है, तो ऑब्वियसली उसमें अपने नोट्स के फॉर्म में देना जरूरी है। लेकिन आपको भी पता है कि बीइंग सीएस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? लॉ। सीएस का जो मेन कोर सब्जेक्ट है वो क्या है? लॉ। और लॉ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, ठीक है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्स पूरा खत्म होगा, बिफोर टाइम खत्म होगा, विद ऑल द टेस्ट होगा, क्योंकि टेस्ट के बिना प्रिपरेशन नहीं हो सकती। जब तक आपके सर पे वो डंडा नहीं किया जाएगा ना, तब तक आप नहीं पढ़ेंगे। अगर स्कूल में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और प्रीलिम्स का सिस्टम ना होता तो आज भी आप ना स्कूल में ही होते। क्यों? क्योंकि पढ़ ही ना रहे होते। आप खुद सोचिए ना, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते थे, है ना। अगर एग्जाम ही नहीं होता तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होती। और दूसरी बात, चाहे आपका फाउंडेशन था या आपका सीएसई था, आपको आदत है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने की, है ना। जय माता दी करके लगा दिया, यही किया है ना। तो अब आपके पेपर्स जो हैं, लॉ के पेपर्स, वो सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, वैसे जैसे आप स्कूल में लिखा करते थे। लेकिन स्कूल के लिखे आंसर में और यहाँ के आंसर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि अब आपको लॉ के आंसर्स लिखने हैं। अब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं लिख रहे हो, आपको लॉ लिखनी है। और लॉ को लिखने का पैटर्न अलग है, हम आपको लॉ के लिखने का तरीका भी सिखाएंगे। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता है, ओके। टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे आपको। पर्सनली आई चेक एवरी पेपर,
क्योंकि आई बिलीव जब तक हम आपका पेपर पर्सनली चेक नहीं करेंगे हमें आपकी शॉर्टकमिंग्स पता नहीं चलेंगी। हर बच्चे की अलग दिक्कत होती है। देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है हमको समझ में मैम सब कुछ आता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आता है आई एम नॉट एबल टू राइट। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है मैम हिंदी में तो लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चों की दिक्कत ये होती है उनको समझ नहीं आता दिक्कत है क्या लेकिन नंबर नहीं आ रहे, ये भी एक दिक्कत है, दिक्कत समझ में ना आना। ठीक है, तो आपके सारे पेपर्स पर्सनली आई विल चेक। ठीक है, और फिर उनकी मिस्टेक्स आई एम गोइंग टू टेल यू। जब ऐसे 50, 60, 70, 100 टेस्ट आपके हो जाएंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी आंसर्स लिखने की, और फिर ये प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे। ओके, आपका बैच जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है और हमारी पूरी कोशिश है 5 मई। वैसे हमारा कोर्स कंप्लीशन टारगेट अप्रैल होता है लेकिन आपका बैच शुरू ही जनवरी में हो रहा है, तो 5 मई हमारी लास्ट डेट है हमारी तरफ से कोर्स कंप्लीशन की। वैसे हम आपको बता दें पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि 30 अप्रैल तक हम आपका कोर्स फिनिश कर दें, क्योंकि वी वांट कि उस एक महीना आप रिवीजन करें। सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर 5 मई लेके चलते हैं, 5 मई अगर आपका कोर्स खत्म होता है, उसके बाद के 25 दिन आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और उन्हीं 25 दिनों के आखिरी के वीक में हमारे 100 नंबर के पेपर होते हैं, जैसे मेन एग्जाम स्कूल में आपके प्री बोर्ड्स होते थे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर इसलिए देते हैं हम लोग ताकि आपको ये एक्सपीरियंस हो कि वहां पेपर कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, चॉइसेस किस में आते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं जो आपका 3 घंटे का पेपर होता है सीएस का, वहां आपको रीडिंग टाइम नहीं मिलता। जैसे स्कूल में मिलता था ना 15 मिनट रीडिंग टाइम, अब नहीं मिलता। 3 घंटे जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया घड़ी शुरू 3 घंटे की। अब सोच के देखो जिस बच्चे ने एक भी टेस्ट नहीं दिया, जिसको पैटर्न नहीं पता, उसके हाथ में जब पेपर आएगा तो वो पहले की 15 मिनट उसको पढ़ने में लगाएगा। वो देखेगा अच्छा ये क्वेश्चन आता है, अच्छा इसमें चॉइस है, लेकिन आपका माइंड सेट जब होगा कि हाँ ऐसा पेपर आएगा उसमें इतने क्वेश्चन आएंगे इसमें ये होगा, तो जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट। एंड ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो स्ट्रैटेजी बनाती हैं। सिर्फ पढ़ने से पास नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ हर बच्चा रहा होगा, और आपको पता है कि सीएस में रिजल्ट जो जाता है कितना कम जाता है, राइट, एग्जीक्यूटिव में। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, और वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। टाइम बहुत जरूरी है। आपका जो यहाँ टेस्ट होगा 1 घंटे की ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, 1 घंटा होते ही आपसे पेपर बिल्कुल वैसे ही छीन लिया जाएगा जैसे स्कूल में छीना जाता था। क्यों? ताकि टाइम मैनेजमेंट सीख सके। ये ओवरऑल पैकेज आज से लेकर के अगले 3 साढ़े 3 महीनों में हम लोग करने वाले हैं, राइट? ठीक है, इसके अलावा अब सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मॉड्यूल 1 दे रहे हैं सब लोग, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही मॉड्यूल की आपकी एलिजिबिलिटी है। मॉड्यूल 1 के अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके मॉड्यूल 1 में। सब्जेक्ट्स के नाम बताने भी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये नाम आपने पहले शायद सुने भी ना हो, अगर हम कंपनी लॉ और टैक्स को छोड़ दें। जो हमारा सबसे पहला पेपर है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। नाम से ये सब्जेक्ट जितना भयानक है उतना ही आसान है पेपर के फॉर्म में। ये है क्या? लॉ है, बस अलग अलग तरीके के लॉ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें जितने चैप्टर्स हैं वो अपने आप में एक नया चैप्टर है, उसका पिछले आगे पीछे से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग लॉ हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग अलग अलग बातें करेंगे। आपने आईपीसी सुना है? जज के मुंह से सुना होगा, आईपीसी की दफा 302 के तहत सुना है। आईपीसी इज इंडियन पीनल कोड, जिसमें सजाएं दी गई हैं, कौन से सेक्शन के अंदर कितनी सजाएं होती हैं ये दी गई है आईपीसी के अंदर, वो पढ़ोगे इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ऐसे बहुत, स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प सुना है, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प एक तरीके का टैक्स होता है, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, 15-16 चैप्टर होंगे, और ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, फुल थ्योरी पेपर, ओके, नो प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरा थ्योरी है, पूरा सब्जेक्टिव है। ठीक है, सेकेंड पेपर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड पेपर इज कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के बारे में आई थिंक आप सबने सुना भी है एंड इनफैक्ट पढ़ा भी है ना? फाउंडेशन और सीएस सीट में थोड़ा ही सही, लेकिन आपने कंपनी लॉ के बारे में पढ़ा है। यस, कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट है इस एंगल से क्योंकि आप कंपनी लॉ के एक्सपर्ट बनने वाले। अब खुद सोच के देखो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर सब्जेक्ट बताओ कौन सा है? कंपनी लॉ। अगर इस सब्जेक्ट में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले, 1000 पन्ने की किताब को अगर हम आपको 200 पन्ने में पढ़ा दे,
तो क्या ये जस्टिफाइड है? यहाँ तो पास हो गए किसी तरह रट रटा के, लेकिन आगे जाके आपको काम करना है, आपको एक कंपनी में जाके अपनी रेपुटेशन बनानी है। अब सोच के देखो कैसा लगेगा, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, इनको आता कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस सब्जेक्ट। कंपनी लॉ सब्जेक्ट फुल थ्योरी अगेन, ठीक है, 100 मार्क्स पेपर, फुल थ्योरी, नो प्रैक्टिकल बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इस पेपर की सबसे खास बात समझो, थ्योरी जब हम लोग थ्योरी पेपर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है थ्योरी का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस। लेकिन कंपनी लॉ का पेपर थ्योरेटिकल होते हुए भी केस स्टडी बेस्ड है। केस स्टडी बेस्ड का मतलब समझो, एक तरीका हुआ क्वेश्चन पूछने का, एक एग्जांपल देते हैं आपको। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका हुआ, हाउ डू यू फॉर्म अ कंपनी, ठीक है, डिफाइन द स्टेप्स, ये थ्योरी क्वेश्चन हुआ। कंपनी लॉ के पेपर में ऐसे नहीं पूछेंगे, कंपनी लॉ के पेपर में पूछेंगे मिस्टर ए वाज अ बिजनेसमैन, ही वांटेड टू स्टार्ट अ कंपनी, he approached you as a company secretary, now explain him how can he form a company। आंसर सेम है दोनों का, ये बात समझ में आई? एब्सोल्युटली सेम है आंसर। उसमें भी इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स लिखने हैं, पहले वाले में भी इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स लिखने थे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। इनको कहा जाता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और पूरे कंपनी लॉ के पेपर में 80 नंबर के ये मान के चलो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और इस पेपर में बच्चों के साथ ट्विस्ट क्या होता है समझो, जब बच्चे पढ़ते रहते हैं, कोई टेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेक्चर्स ले रहे हैं, तो थ्योरी पेपर का बच्चों के दिमाग में होता है थ्योरी का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। जब उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तब उनको समझ में आता है ये क्या आया है पेपर में, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैक्सिमम बच्चों का ये एक्सपीरियंस होता है जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं और उनके हाथ में कंपनी लॉ का पेपर आता है, तो पहले तो वो 2-3 बार सोचते हैं क्या ये सही सब्जेक्ट का पेपर आया है, बिकॉज दे डोंट इवन नो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। मेरे सारे टेस्ट में और मेरा जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यू विल ओनली गेट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो अब धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी कि हाँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। सबसे अच्छा पेपर कंपनी लॉ का है। तीसरा है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, जिसको हम लोग SBEC, इसको हम लोग JIGL कहते हैं। आपको समझ आ रहा है ना JIGL कैसे हुआ, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, और इसको हम लोग शॉर्ट में SBEC कहते हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बड़ा अच्छा पेपर है ये। बिजनेस एंटरप्राइजेस बता सकते हो कौन कौन से हुए बिजनेस एंटरप्राइजेस? अगर आज हमको कोई बिजनेस खोलना है तो हम किस किस फॉर्म में खोल सकते हैं? वही सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, LLP, यही सब फॉर्म्स हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, इनको बनाते कैसे हैं और इनको बंद कैसे करते हैं? एक तरह से SBEC कंपनी लॉ का ही हिस्सा है। कंपनियां कैसी बनाई जाती हैं, पार्टनरशिप कैसे बनाई जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप किसी को स्टार्ट करना है वो कैसे स्टार्ट होगा, और अगर ये एंटिटीज बंद होंगी, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, उसका प्रोसीजर कैसे होगा, ये सब्जेक्ट उस बारे में बात करता है। एंड बिलीव मी, जब आप CS बन जाओगे ना, सबसे ज्यादा काम जो आपके पास आएगा वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, SBEC से। क्योंकि पहला क्लाइंट ही जो आपके पास आता है ना, वो यही कहता है हमें पार्टनरशिप फर्म बनवानी है, बताओ क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमको एक कंपनी बनानी है, बता दो क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना खर्चा आएगा, हमको ये बता दो। देखो क्लाइंट तो ऐसे ही पूछेगा, क्लाइंट ये थोड़ा ना पूछेगा अच्छा सेक्शन 52 के हिसाब से बताओ क्या होगा, उसको क्या पता। इनफैक्ट आपको भी क्या पता है ना, ऐसे थोड़ा ना सेक्शंस याद रखे रहोगे। सो बेसिकली दिस पेपर अगेन, अच्छा अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फुल 100 मार्क्स पेपर, फुल थ्योरी, नो प्रैक्टिकल। तो अगर आप ध्यान दो, अभी तक हमने जो 3 पेपर्स के बात करे, 1, 2 और 3, ये तीनों ही क्या थे, पूरे पूरे थ्योरी पेपर्स हैं, फुल 100 मार्क्स हैं, सब्जेक्टिव हैं। और एक बात और बताएं आपको, MCQ से ज्यादा बेटर हमको तो सब्जेक्टिव लगता है। पता है क्यों? क्योंकि MCQ में या तो सही है या तो गलत है। सब्जेक्टिव में आपको पता है एक पन्ने का आंसर लिख दो, कुछ ना कुछ तो सही मिल ही जाएगा एग्जामिनर को। यही करते हो ना, 12th में भी यही करा। अगर उन्होंने कुछ पूछा है, हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो लिख ही आते हैं, और फिर एग्जामिनर के ऊपर छोड़ देते हैं, भैया समझ लेना, इसमें से कोई ना कोई लाइन समझ ही आ जाएगी। एंड सोच के देखो, अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो 5 नंबर में से 0 तो नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग, यही होता था ना स्कूल में, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई लेकिन स्टेप मार्किंग कर करके पास हो गए किसी तरह।
कुछ बच्चे बहुत खुश हो गए, हाँ यही तो बस था, हमारी सच्चाई तो यही है, बैलेंस शीट तो कभी टैली नहीं। तो वो बेनिफिट सब्जेक्टिव पेपर में जरूर मिलता है कि आपने पूरा आंसर लिख दिया, भले ही एंड आंसर गलत है लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगी, ठीक है। और वो बेनिफिट आपको इस पेपर में नहीं मिलेगा टैक्स में, क्योंकि टैक्स है एमसीक्यू। लेकिन सबसे डिफिकल्ट बात बताओ क्या है, विद नेगेटिव मार्किंग। यस, लेकिन खुशी की बात ये है ऐसा एक ही पेपर है, 3 तो है उसको सपोर्ट करने के लिए, ऐसा नो। टैक्स एमसीक्यू जरूर है लेकिन टैक्स में अब नेगेटिव मार्किंग है। तो वो जो जय माता दी चलता था ना आपका अक्को बक्को करके लगाना, वो अब इतनी रिस्क मत लेना, ठीक है। उसकी भी सर आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे करना है और कैसे वी हैव टू अपीयर, ठीक है। ये हमारे 4 पेपर्स हैं ये आपके 4 एनिमीज हैं जिनको आपको फाइट करना है जून के एग्जाम के लिए। पास होने की जो क्राइटेरिया है आपको पता है, इंडिविजुअली कितने नंबर लाने हैं 40, ठीक है। इन एग्रीगेट लाने हैं 50, ओके। इंडिविजुअली 40 लाने का मतलब 100 नंबर का पेपर है, थ्योरी पेपर है, आपको लिखना है और कम से कम 40 नंबर लाने हैं, ठीक है। सबको मिला के कितना हुआ अपना टोटल 400, राइट। 400 में से कितनी पासिंग होगी 200, 50%। नाउ यहां पर एक दिक्कत कई बार बच्चों के साथ क्या होती है, वो इंडिविजुअली तो 40-40-40 ले आते हैं। अगर आप इंडिविजुअली 40-40-40-40 ले आए तो टोटल कितना हुआ 160, विच इज नॉट पास, क्योंकि पास होने के लिए कितने चाहिए 200। कई बार आपने अपने सीनियर से सुना होगा इंडिविजुअली तो पास हो गए लेकिन एग्रीगेट रुक गया। ये बड़ा पेनफुल होता है क्योंकि सही मायने में ना हम पास हैं ना हम फेल हैं। इंडिविजुअली हम पास हैं लेकिन एग्रीगेट नहीं हुआ। और इन एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आपका एग्रीगेट नहीं बना तो इवन इफ आपके चारों पेपर क्लियर हैं आपको दिसंबर में फिर से चारों देने पड़े, ठीक है। अब समझो उसकी स्ट्रेटजी। इन चारों पेपर में से हम लोगों को कोई एक पेपर ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें हम 60+ टारगेट करें। आप सोच के देखो, अगर किसी एक पेपर में आपका 60-70 के रेंज में मार्क्स आ गए तो वो जो एग्रीगेट बनाने वाला सिस्टम है ना, उसका आपका प्रेशर बाकी पेपर्स पे कम पड़ता है। किसी एक पेपर को हमने ऐसा बना लिया, जैसे हम लोग कई बार स्कूल में भी ऐसा करते थे कि इसमें तो मेरे 80+ लाने हैं, इसमें तो हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें अच्छा स्कोर करना है। बिल्कुल वैसे ही एक तरीका होता है, हमने चारों पेपर्स उठाए, किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। नो, स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। इन चारों पेपर्स में जो पेपर आपका एग्रीगेट बनाता है वो पता है कौन सा है, JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि इस पेपर में टफ पेपर आ ही नहीं सकता। अगर आपने पूरा मॉड्यूल, टफ क्यों नहीं आएगा मैं आपको बता रहे, क्योंकि इसकी लॉ आपकी कोर लॉ नहीं है, आपका कोर लॉ कंपनी लॉ है। जो जिस कोर्स का कोर सब्जेक्ट होता है वो टफ आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें तो उनका अकाउंट्स पेपर बहुत टफ आता है, उनका टैक्स बहुत टफ आता है, उनकी लॉ ठीक आती है, ठीक है। अगर हम एक कोर्स होता है, आपने शायद सुना हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सुना है, CMA जो पहले CWA हुआ करता था, उसमें बताओ कौन सा पेपर सबसे टफ आता है, कॉस्ट। आपके में जो पेपर टफ आएगा वो पता है कौन सा है, कंपनी लॉ, ट्रिकी आएगा। तो हम ये नहीं कहते कि कंपनी लॉ में 60+ टारगेट करो, आ जाए बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कहीं ना कहीं कंपनी लॉ का पेपर टफ बनाया जा सकता है। लेकिन JIGL का 100% पेपर मॉड्यूल से आता है, आप बैठ के हेडिंग टैली कर लीजिए। अगर आपको नहीं विश्वास होता हमारी बात पे तो इस बार का क्वेश्चन पेपर लेना, दिसंबर में जो हुआ मॉड्यूल उठाना, आपको एज इट इज क्वेश्चन एकदम छपे हुए दिख जाएंगे कि भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। JIGL में अगर आपने 60+ टारगेट कर लिया, 60 से 70 के बीच में आपके नंबर आ गए, तो ओवरऑल ग्रुप का जो प्रेशर है ना एग्रीगेट बनाने का वो कम हो जाता है। तो पूरा पढ़ाई करते वक्त आपके दिमाग में ये रहना, और वैसे भी आप अपने दिमाग में रखो ना रखो, बाय डिफॉल्ट ज्यूरिस्ट सबसे अच्छा आपका प्रिपेयर हो जाता है। छोटा, बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आपका 60 से 70 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं तो आपका वो एग्रीगेट पास करने वाला जो प्रेशर है वो खत्म हो जाता है। अब कंपनी लॉ का पेपर टफ आना हो आ जाए, हमें तो 40 सोचना है, हमें 50 सोचना ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी वर्कआउट करते हैं चारों पेपर्स, ठीक है, फाइन। सबसे पहला पेपर कौन सा हुआ बताओ, JIGL, जो फुल फॉर्म क्या है,
ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। दूसरा पेपर कौन सा है? कंपनी लॉ। तीसरा कौन सा है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। एंड फोर्थ पेपर कौन सा है? टैक्स। पहले के जो 3 पेपर हैं वो सब्जेक्टिव हैं, थ्योरी पेपर्स हैं, 100 मार्क्स थ्योरी है, और जो चौथा पेपर है अपना टैक्स का वो क्या है? एमसीक्यू है विद नेगेटिव मार्किंग। आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में जो जो चैप्टर्स आज ही से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, अनलिमिटेड डाउट्स पूछने हैं, कोई डाउट मन में ना रखना। जब तक डाउट नहीं पूछोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। डाउट के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, आप क्लास के बाद भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ऑब्वियसली वो आकर भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही रहेंगे, आप आके भी हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप जब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप रात में 10 बजे पढ़ रहे हैं, आपको एक लाइन में डाउट आया। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है पता है? आपने सोचा कल हम जाके मैम से पूछ लेंगे, कल जब आप हमारे सामने आए आप डाउट भूल गए क्या था, ठीक है, आप उसी टाइम अपने व्हाट्सएप से उसकी फोटो खींचिए और उसी वक्त हमको डाउट भेज दीजिए। हम उस टाइम नहीं बता पाएंगे तो हम सुबह बता देंगे, सुबह नहीं बता पाएंगे हम दोपहर में बता देंगे, लेकिन कम से कम आपका वो डाउट रिकॉर्ड हो गया कि हाँ ये मेरा डाउट था। कई बार आप क्लास में पूछने में आपको डर लगता है कि भाई पूरी क्लास में हम कैसे अपना डाउट पूछें, लिख लो वहीं पर, हमसे क्लास के बाद अलग से पूछ लो, हमको व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है, कुछ ना हो आप अलग से आके मैम हमको 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, हम आपसे डाउट पूछना चाहते हैं, सब कुछ कर लो। घर मत आ जाना, घर ही आ गए मैम, घर ही में आए, चाय भी पिला दीजिए और डाउट भी ले लीजिए, ये नहीं बेटा, यहीं तक, ठीक है। किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो, सारे टेस्ट देने हैं आपको कंपल्सरीली, ठीक है, डाउट सारे पूछने हैं आपको, और ये सारी चीजें हम लोग टारगेट करेंगे कौन से एग्जाम के लिए? जून। अगेन आपका एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मेरा पूरा 100% एफर्ट रहेगा कि आपको जून में ये एग्जाम क्लियर करना है, और सबको, सारे बच्चों को आपको ये प्रूव करना है कि देखो हम वो लोग हैं जो हम 3-3.5 महीने में भी एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 पास कर सकते हैं। तो आज हम आपको ये चैलेंज दे रहे हैं, बताइए चैलेंज एक्सेप्टेड ऑल ऑफ यू? 8-10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, करनी ही पड़ेगी, हम कराएंगे, है ना, मजबूरी है, करनी पड़ेगी, पक्का। क्लासेस मिस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, सारे टेस्ट देंगे हम लोग, पक्का। धीरे धीरे हो रहा है, कह रहे हैं देखते हैं, अच्छा है ना, सारे टेस्ट देंगे, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, सारे डाउट्स पूछेंगे और पूरा मन लगा के पढ़ेंगे। ओके फाइन। हम लोग ने आपको पीडीएफ शेयर किया है, आई थिंक आपके बुक्स नहीं आए हैं अभी तक, अगर आप चाहो तो इन चैप्टर्स का सिर्फ प्रिंट निकलवा लेना, अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने में प्रॉब्लम होती हो तब तक हो सकता है आपकी बुक्स भी आ जाए, ठीक है। फाइन ऑल ऑफ यू, एनी क्वेश्चंस? रेडी ऑल ऑफ यू? पक्का। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग अपने फोन पे वो पीडीएफ खोल लीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।